नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? कल हमने पढ़ाई की थी, कल हमने लेक्चर किया था, अध्ययन किया था जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में, और उसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और एक एनकरेज होके आप लोगों ने मेरे को कमेंट लिखे, डाउट्स लिखे, जिनका क्लियरेंस मैं थोड़ा सा कर देता हूं। कल हमने अपने टॉपिक में 2-3 एरर किए और ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपको मैंने बता दिया, ध्यान नहीं रहा। हमने कल बात की थी कि इंटरनेशनल बॉर्डर के भारत के कितने राज्य टच करते हैं, तो आंसर हमने दिया था 17, जबकि आंसर आएगा 16, क्योंकि J&K अब स्टेट नहीं है। 17 J&K को जोड़ के थे, अभी J&K को हटा देते हैं, अब यूनियन टेरिटरी 2 बन गई है, स्टेट का दर्जा इसका हट गया है, तो 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के टच में आएंगे। एक और सवाल हमने किया था कि सबसे ज्यादा राज्य किस देश के टच में है इंटरनेशनल बॉर्डर में। 5 बांग्लादेश के साथ हैं, 5 फिर चीन के साथ हैं, और 5 और नेपाल के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ 4 हैं। ये ऑर्डर में बताया था एक हमने। इसके साथ साथ हमने कहा था कि भारत की जो सीमा रेखा है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो सबसे ज्यादा किसके टच में है। सबसे पहला आंसर आएगा 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ। नंबर 2 पे रहेगा चीन, लगभग 3400 किलोमीटर। नंबर 3 पे रहेगा पाकिस्तान, लगभग 3300 किलोमीटर। ये पहले नंबर पे बांग्लादेश रहेगा, 2 पे चीन रहेगा, 3 के ऊपर पाकिस्तान रहेगा, और सबसे कम हमने कहा था अफगानिस्तान के साथ। ये 2-3 डाउट थे जो मैंने अभी आपके क्लियर कर दिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की जलवायु के बारे में, क्लाइमेट के बारे में हम आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। जलवायु किसी भी प्रदेश का एक महत्वपूर्ण भौतिक कारक माना जाता है, फिजिकल कंपोनेंट माना जाता है, और सीधे तौर पर किसी भी प्रदेश के व्यक्ति विशेष को, वातावरण को, एनिमल्स को, वेजिटेशन को, बायोडाइवर्सिटी को सीधे तौर पे क्लाइमेट प्रभावित करता है। क्लाइमेट से क्या अभिप्राय होगा कि किसी भी प्रदेश में लंबे समय तक जब मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों का योग करके कोई भी आकलन निकाला जाता है, वो जलवायु होता है। यदि हम बात करें IPCC, ये बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, नेट में भी आता है, स्टेट में भी आता है। इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक इंटरनेशनल पैनल है जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर अपनी व्याख्या करता है। IPCC ने कहा है किसी भी प्रदेश की जलवायु के लिए कम से कम 31 साल का पीरियड मिनिमम होना चाहिए। 31 साल तक मौसम के विभिन्न जो तत्व हैं उनका एक लेखा जोखा प्रस्तुत करें, तब जलवायु का रूप धारण करता है। ये डिटेल में हम नहीं जाना चाहते। क्लाइमेट इंडिया के बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसमें हमें क्या क्या देखना है, हम देखेंगे सीजन्स, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये तीनों कारक भारत की जलवायु को प्रदर्शित करेंगे। तो एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है सीजन। सीजन भारत में 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ये HSSC लेवल का क्वेश्चन है और बहुत बार आते हुए हमने देखा है। HSSC के विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम है क्लास C और D में ये क्वेश्चन आते हैं। भारत में 4 सीजन पाए जाते हैं। पहला सीजन रहेगा विंटर सीजन, शीत ऋतु। नंबर 2 पे रहेगा समर सीजन आएगा, ग्रीष्म ऋतु रहेगी, विंटर रहेगा, समर रहेगा। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु रहेगा, रेनी सीजन, और फिर शरद ऋतु रहेगा। भारत में 4 प्रकार के सीजन पाए जाते हैं। चारों सीजन को आप एक बार डिस्क्राइब करके देखें एनुअल कंटेक्स्ट में कि 12 महीनों में किस किस तरह से डिवाइड है। शीत ऋतु भारत में लगभग मध्य दिसंबर से लेकर फरवरी तक चलती है। शीत ऋतु, विंटर सीजन जो अभी पीछे गया है, मध्य दिसंबर से लेकर ये और फरवरी तक चलता है। इसकी खास बात क्या है, जब ये भूमध्य रेखा है फॉर एग्जाम्पल, और ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। जब सूर्य
मकर रेखा के ऊपर, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, कल हमने बात की, और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है। जब मकर रेखा के ऊपर सूर्य की जो वर्टिकल एंगल होता है तो भारत के अंदर शीत ऋतु होती है, क्योंकि सूर्य का दक्षिणायन हो गया है। उत्तरायण जब होता है जब ग्रीष्म ऋतु आरंभ होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, खासकर उत्तर भारत के विशाल मैदान और हिमालयन प्रदेश में बहुत कड़ाके की ठंड होती है इस सीजन के अंदर। दक्षिणी भारत में टेम्परेचर इसकी बजाय कम रहता है, मतलब शीत ऋतु उतनी ज्यादा सीवियर और खतरनाक नहीं होती। तो हमने इसका पीरियड क्या बताया, पेपरों में बहुत बार आता है, कहेंगे इसके साथ एडजस्ट करें, इसको मैच करें। मध्य दिसंबर से लेकर फरवरी तक शीत ऋतु रहती है। और शीत ऋतु में खास बात क्या होता है, जो वर्षा होती है, इन तीनों कारकों को हम मैच करके चल रहे हैं, जो वर्षा होती है शीत ऋतु में वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अध्ययन हम थोड़ा सा आगे चल के करेंगे। अब पीछे जो दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में कहीं कहीं पर कम अलग मात्रा में वर्षा हुई है, उसका मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ माना गया है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और पश्चिमी विक्षोभ क्या होंगे, जो भूमध्य सागर है, यूरोप के भूमध्य सागर से जो टेम्परेट साइक्लोन जन्म लेता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, वो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम के प्रभाव में आकर भारत में घुसता है, हिमालय से टकराता है, इन प्रदेशों में वर्षा करता है। J&K, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, इन प्रदेशों में शीत ऋतु के अंदर बहुत कम वर्षा होती है, अलग मात्रा में होती है। रेनफॉल जब टाइटल आएगा तब डिस्क्राइब ज्यादा करेंगे। तो शीत ऋतु के बारे में ये है। ग्रीष्म ऋतु, जैसे ही शीत ऋतु खत्म होती है तो मार्च से लेकर मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु का आरंभ हो जाता है, आगमन हो जाता है। तो मार्च से लेकर मध्य जून तक, लगभग 15 से 20 जून तक ग्रीष्म ऋतु रहेगी। ग्रीष्म ऋतु में खास बात क्या होती है, उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंदर बहुत ज्यादा सीवियर टेम्परेचर हो जाता है, बहुत ज्यादा खतरनाक टेम्परेचर हो जाता है, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। आजकल भी आप देखोगे 42-43 डिग्री सेल्सियस जा चुका है। तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे उत्तर भारत के विशाल मैदान में ज्यादा कड़ाके की धूप पड़ती है। दक्षिणी भारत में कंपेयर करें तो दक्षिणी भारत में कम है, और हिमालयन प्रदेश के अंदर बहुत कम टेम्परेचर इस टाइम भी रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रीष्म काल में एक लोकल विंड चलती है, एक स्थानीय पवन चलती है जिसका नाम है लू। लू चलती है, लू एक स्थानीय पवन है और बहुत ज्यादा हार्मफुल है ह्यूमन के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए और एनिमल्स के लिए। तो ग्रीष्म ऋतु में लू चलता है। सेम इलाके में शीत ऋतु के अंदर कोल्ड वेव चलती है, जिसे शीत लहर कहते हैं। दोनों की दोनों एक्सट्रीम टेम्परेचर को दिखाती हैं। किस प्रकार यहाँ पे 50 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, किस प्रकार यहाँ पर 4 से 5 डिग्री तक क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो शीत ऋतु में कोल्ड वेव चलता है, शीत लहर उत्तर भारत के विशाल मैदान में, हरियाणा में आप कह सकते हो। और ग्रीष्म ऋतु के अंदर लू चलता है। वर्षा ऋतु, जैसे ही ग्रीष्म ऋतु खत्म होता है वर्षा ऋतु का आरंभ हो जाता है। वर्षा ऋतु का आरंभ से हमारा अभिप्राय है कि साउथ वेस्ट मानसून से जो भारत में वर्षा होती है, सबसे पहले साउथ वेस्ट मानसून मई में ही अंडमान निकोबार के टकराता है और 1 जून को भारत की मुख्य लैंड के कन्याकुमारी के हिस्सों में वर्षा आरंभ कर देता है। तो यह वर्षा लगभग 1 जुलाई तक हरियाणा में पहुंचती है। अकॉर्डिंग टू 5-10 दिन के गैप पे भारत की तरफ बढ़ता है। सबसे पहले अंडमान निकोबार में वर्षा होती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, साउथ वेस्ट मानसून है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, वो भारत की सबसे पहले कहां वर्षा करता है, अंडमान निकोबार में। देन मुख्य भूमि पर लगभग 1 जून को पहुंचता है और हरियाणा तक 1 से 10 जुलाई के बीच में मानसून की वर्षा पहुंचती है। वर्षा ऋतु का सीजन कब होता है, मध्य जून से लेकर और मध्य आप कह सकते हो सितंबर तक वर्षा ऋतु मानी जाती है भारत में। और यही हरियाणा में होता है, लगभग यही सीजन सेम मिलते हैं हरियाणा में। तो ये वर्षा ऋतु के बारे में है। वर्षा ऋतु के बाद में शरद ऋतु आता है। शरद ऋतु जैसा कि आपको पता है, जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म होता है मध्य सितंबर में, तो शरद ऋतु आरंभ हो जाता है। शरद ऋतु मध्य सितंबर से लेकर दिसंबर तक चलता है। तो इस प्रकार 12 महीनों के अंदर हम 4 सीजन का अध्ययन भारत के संदर्भ में कर सकते हैं। वहीं अब देखें टेम्परेचर और रेनफॉल सीजन के बाद में जो महत्वपूर्ण कारक हैं किसी भी प्रदेश की जलवायु को जो निर्धारित करते हैं, तापमान और वर्षा। तापमान के बारे में हम डिस्कस करते हैं। भारत में ये भूमध्य रेखा है जो भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, उत्तर भारत और दक्षिणी भारत।
तो जो उत्तर भारत में भी दो हिस्से डिवाइड हो जाते हैं, हिमालयन प्रदेश और उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंदर सबसे ज्यादा टेम्परेचर नोट किया जाता है। सर्वाधिक टेम्परेचर भारत में थार मरुस्थल के अंदर मिलता है, थार में मिलता है, हम कहें जैसलमेर और बाड़मेर में। यहाँ पे टेम्परेचर 54 और 55 तक नोट किया गया है। तो जैसलमेर सबसे सर्वाधिक गर्म है प्रदेश है। और सबसे ठंडे की बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ले सबसे ठंडा है, जहां पे माइनस में भी टेम्परेचर नोट किया गया है। यहाँ पे टेम्परेचर में हम गैप देखें तो 54-55 डिग्री सेल्सियस का है दोनों प्रदेशों के अंदर, जो भारत में दोनों प्रकार का टेम्परेचर पाया जाता है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करें, वार्षिकी वर्षा का जो अंतर रहता है वो दक्षिणी भारत में बहुत कम होता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस होता है, ये सीजन चेंज के अकॉर्डिंग भी, जबकि उत्तर भारत के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे विंटर में टेम्परेचर 5 से 7-8 डिग्री सेल्सियस तक भी आ जाता है, ग्रीष्म काल में टेम्परेचर 50 से ऊपर चला जाता है। तो 44 से 45 डिग्री तापमान का यहाँ पे अंतर होता है। आपके हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है, सर्वाधिक गर्म प्रदेश राजस्थान कहेंगे, सर्वाधिक गर्म जिला जैसलमेर कहेंगे, सर्वाधिक तापमान कहाँ पाया जाता है, थार मरुस्थल में, सबसे कम कहाँ पाया जाता है, लेह लद्दाख के अंदर। लेह लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल है, थार एक गर्म मरुस्थल है। तो तापमान के संदर्भ में ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। वही रेनफॉल की बात करें तो भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 125 सेंटीमीटर है। ध्यान से आपको ये एक बात देखनी है, 125 सेंटीमीटर वर्षा भारत में औसत वार्षिकी वर्षा है, एनुअल एवरेज रेनफॉल है। बट ये यूनिफॉर्म नहीं है, इसमें भी बहुत ज्यादा वेरिएशन है। जैसा आपको पता है भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के चेरापूंजी में होती है। चेरापूंजी में मासिन राम नामक जगह पे होती है। चेरापूंजी के अंदर यहाँ पे जो एक दिन का रिकॉर्ड रेनफॉल है वो 1225 सेंटीमीटर है। बट एनुअल वनडे नहीं, एनुअल जो है वो 1225 सेंटीमीटर तक है, जो बहुत अधिक ज्यादा है। भारत का औसत कितना है 125, और यहाँ पे एनुअल एवरेज जो आज तक रिकॉर्ड किया गया है हाईएस्ट वो 1225 सेंटीमीटर है। देखिए एक छोटा सा राज्य जहां पे इतनी ज्यादा वर्षा है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा है। तो यहां से एक और सवाल बन के निकल आता है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय के चेरापूंजी में। और भारत की सर्वाधिक वर्षा ऑटोमेटिक ही होगा मेघालय के चेरापूंजी के मासिनराम में। एक डिजिट आपके सामने आई है 1225 सेंटीमीटर सर्वाधिक वर्षा। भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है 125 सेंटीमीटर। जैसा कि आपको पता है कि भारत का जो औसत वार्षिक वर्षा है 125 सेंटीमीटर है, और सर्वाधिक वर्षा मेघालय के चेरापूंजी के मासिनराम में होती है। अब हम बात करें कि भारत में क्या ये यूनिफॉर्म वर्षा है। भारत में एक समान वर्षा नहीं होती, क्योंकि भारत बहुत बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है, 7वें नंबर पे हम अपने आकार के अंदर। तो हम देखें कि यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा है। इसी के साथ साथ यदि कोलकाता की बात करें तो यहाँ पे 167 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो जाती है। इससे थोड़ा सा पीछे हटते हैं, पटना के अंदर देखें, ये कलकत्ता है, ये पटना है। पटना के अंदर औसत वार्षिक वर्षा 145 सेंटीमीटर तक आ जाती है। फिर देखिए आप लखनऊ तक आइए, लखनऊ की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 120 तक आ जाती है। दिल्ली में आते आते यह घटकर लगभग 70 के ऊपर आ जाती है, 65 से 70 तक रहती है, सेंटीमीटर तक रहती है। 70 से हम बात करें बिहार तक आओगे, लगभग 250 किलोमीटर के गैप पे हम देख रहे हैं, 200-250 किलोमीटर के गैप पे कि वर्षा का वितरण कैसे चेंज हो रहा है। हिसार तक आते आते यह अराउंड 50 सेंटीमीटर रह जाती है हिसार, और भिवानी में थोड़ा सा और कम हो जाता है। हिसार तक आते आते 50 सेंटीमीटर है। फिर देखेंगे थार मरुस्थल तक, जैसलमेर बाड़मेर तक जाते जाते है 10 से 12 सेंटीमीटर रह जाती है। तो ध्यानपूर्वक देखने की बात क्या है कि कहीं पे ये 167 सेंटीमीटर है, और कहीं पर बिल्कुल वेस्टर्न हिस्से में आते आते 10 सेंटीमीटर रह जाती है। बहुत ज्यादा गुणा का जो अंतर है यहाँ पे एक ही प्रदेश के अंदर, उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंदर। वो क्यों है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून जब आता है इन हिस्सों से आते आते हिमालय के टकराता है, वहां वर्षा सर्वाधिक होती है। पीछे की तरफ हटते हटते वर्षा कम होती रहती है, क्योंकि क्लाउड में मॉइस्चर नहीं रहता, वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। वेस्टर्न हिस्सों तक आते आते प्रत्येक देश में ऐसा होता है कि किसी भी
देश, किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न हिस्से में सर्वाधिक कम वर्षा होती है। तो ये वर्षा के वितरण के बारे में है। अब हम देखते हैं कि जो भारत का जो कुल वर्षा होता है 125 सेंटीमीटर, यदि इसको हम 100% मान लें और इसका सीजनल वेरिएशन करके देखें कि किस प्रकार से सीजन के अकॉर्डिंग वर्षा विभाजित होती है। अब मैं आपको 3-4 बड़े क्वेश्चन बता रहा हूं जो हर बार पेपरों में आते हैं। तो सबसे पहले है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? 75%। आप निकालिए 125 सेंटीमीटर का 75%। साउथ वेस्ट मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब आता है? वर्षा ऋतु में आता है। हवाएं जब दक्षिणी पश्चिमी होके जब भूमध्य रेखा को क्रॉस करके ट्रेड विंड ऊपर की तरफ आती हैं, फेरल के नियम के अनुसार वो राइट साइड मुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में साउथ वेस्ट मानसून के कारण रेनी सीजन में। ये 75% होती है। फिर आता है पोस्ट मानसून। पोस्ट मानसून मतलब मानसून के बाद का जो पीरियड होता है वो पोस्ट मानसून है। अब यहाँ पे पोस्ट मानसून में, पोस्ट मानसून के अंदर भारत में 13% वर्षा होती है। 13%। यहाँ पे हम लौटते हुए मानसून को भी कह देते हैं। लौटता हुआ मानसून, रिटर्न मानसून, जो शरद ऋतु में वर्षा करता है। फिर है परी मानसून, 10% वर्षा होती है। परी मानसून में हम कहें कि जो ग्रीष्म काल से पहले का जो पीरियड है उस समय जो वर्षा होती है वो परी मानसून होती है। साइक्लोन के कारण अधिकतम ऐसा होता है कि बंगाल की खाड़ी के आसपास और अरब सागर में साइक्लोन उत्पन्न होते हैं जिनसे वर्षा होती है। अब बात करें 2%। 2% होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। शीत ऋतु के अंदर केवल 2% वर्षा होती है, जो बहुत कम है। मैंने आपको बताया भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ उठ के वेस्टर्न जेट स्ट्रीम के साथ फ्लो में आते आते भारत के उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में वर्षा करते हैं। केवल 2% है ये। तो ये वर्षा का वितरण है। यहां से भी एक सवाल दे दिया जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा साउथ वेस्ट मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा ऋतु में होती है। फिर लौटते हुए मानसून से भी वर्षा होती है भारत में 13%। परी मानसून में जब मार्च अप्रैल का समय होता है और उस समय साइक्लोनिक वर्षा होती है, चक्रवातों के कारण वर्षा होती है 10%। जबकि दिसंबर जनवरी में वर्षा जो होती है वो 2% है, केवल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। तो ये वर्षा का वितरण था पूरे भारत का। हम डाटा के माध्यम से बात कर रहे हैं, सीजन की बात कर रहे हैं और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। हम हाईएस्ट टेम्परेचर लू के टाइम पे नोट किया जाता है 50 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द। दक्षिणी भारत में टेम्परेचर का जो अंतराल है वो दिन और रात का और पूरे साल का, पूरे मंथ का जो अंतराल होता है वो कम होता है और उत्तर भारत के विशाल मैदान में सर्वाधिक होता है। हाईएस्ट वर्षा मेघालय के चेरापूंजी के मासिनराम में होती है, सबसे कम यहाँ पे थार डेजर्ट में होती है। इसके अलावा जो लेह लद्दाख है वहां पे 8 सेंटीमीटर वर्षा भी नोट की गई है। तो एक नया आंसर हमारे पास निकल के आया है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में 8.304 सेंटीमीटर के इर्द गिर्द होती है। उत्तर भारत के विशाल मैदान में सबसे कम वर्षा जैसलमेर बाड़मेर में होती है, थार में होती है और यहां से ईस्ट से वेस्ट की ओर आते हैं तो वर्षा घटती रहती है। इसी के साथ साथ जो हरियाणा का पोर्शन है, ये हरियाणा का पोर्शन है, हरियाणा के पोर्शन में भी हम अलग से लेक्चर करेंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। हरियाणा में सर्वाधिक टेम्परेचर जो नोट किया जाता है 50 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द, ये ग्रीष्म काल में होता है, ये समर में होता है। भारत में सबसे कम टेम्परेचर जो होता है वो शीत ऋतु में होता है, 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है दिसंबर जनवरी के अंदर। और हरियाणा के अंदर औसत वर्षा कितनी होती है? 65 सेंटीमीटर होती है औसत वर्षा, जो भारत में 125 सेंटीमीटर है। हरियाणा के का धन इसी के साथ साथ कर रहे हैं हम 65 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा हरियाणा में कहाँ होती है? राइट आंसर निकल के आएगा अंबाला। अंबाला में सर्वाधिक वर्षा होती है क्योंकि ये माउंटेन जोन के नजदीक पाया जाता है। माउंटेन्स के नजदीक मोरनी हिल्स है, वहां पे अंबाला पंचकुला के आसपास वहां सर्वाधिक वर्षा होती है क्योंकि ये सदर्न हिमालय, दक्षिणी हिमालय का हिस्सा है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? आंसर निकल के आएगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में सबसे कम वर्षा होती है लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा वाला स्थान है ये। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अंबाला है। तो
हरियाणा के अंदर भी ये चारों के चारों सीजन पाए जाते हैं, सेम जो भारत के अंदर है यही टाइम पीरियड इसमें रहता है। तो हरियाणा के संदर्भ में भी आप पूरे भारत में इसको अध्ययन कर सकते थे। तो ये आज का हमारा जो विषय था क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इसमें हमने बताया क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट के हमने 3 टर्म्स डिस्क्राइब किए, सीजन्स, 4 सीजन्स पाए जाते हैं, टेम्परेचर हमने कम ज्यादा कहाँ पे कितना होता है बताया, रेनफॉल हमने बताया भारत में 100% जो औसत वार्षिकी वर्षा 125 सेंटीमीटर है, सर्वाधिक जो वार्षिकी नोट की गई है 1225 सेंटीमीटर मासिन राम में, चेरापूंजी में सबसे कम 10 सेंटीमीटर, लेह लद्दाख में 8 सेंटीमीटर। यदि 125 को हम 100% मान लें तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से 75% होता है, मानसून के बाद की जो वर्षा होती है पोस्ट मानसून 13% है, परी मानसून जो मानसून से पहले साइक्लोन के कारण होता है 10% है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण 2% होता है। तो ये सब डाटा का एक समावेश करके आप पूरे लेक्चर को तैयार करें। मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इन डाटा को बड़े ध्यान से देखें और हरियाणा के संदर्भ में भी आप देखें कि इन डाटा का किस तरह से अध्ययन किया जा सकता है। एक नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद।